friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 9 की सिविल प्रोसीजर कोड के, जो कि बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टी एंड कंसिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। इट मीन्स कि पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुसंजाति के परिणाम। इट मीन्स कि कोर्ट में अपियर होने, उपसंजाति यानी कोर्ट में अपियर होने, कोर्ट के समक्ष अपियर होने या कोर्ट के समक्ष अपियर ना होने का क्या रिजल्ट होगा। तो ये बात करता है ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 का रूल 1 कहता है कि पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे, यानी कि उस दिन कोर्ट में उपस्थित होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने उत्तर देने के लिए संबंध में नियत है। जिस दिन डिफेंडेंट को उस केस में क्या है, अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना है, अपना डिफेंस रखना है, उस दिन जो दोनों पक्षकार हैं वो कोर्ट में अपेयर होंगे। पार्टी टू अपेयर ऑन डे फिक्स इन समन फॉर डिफेंडेंट टू अपेयर एंड आंसर। जब डिफेंडेंट को उत्तर देने के लिए कहा गया है उसी दिन सारे पक्षकार अपेयर होंगे। जो दिन प्रतिवादी के अपेयर होने, उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए संबंध में नियत है, या उस दिन पक्षकार स्वयं या अपने प्लीडरों द्वारा न्याय सदन में हाजिर रहेंगे और तब के सिवाय जबकि सुनवाई न्यायालय द्वारा नियत किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर दी जाए, बाद उस दिन सुना जाएगा। यानी कि जिस दिन संबंध किया गया है कि आप इस संबंध की तारीख पर कोर्ट में अपेयर हो, जिस दिन डिफेंडेंट ने अपेयर होना है उसी दिन वादी ने होना है, यानी कि प्लेंटिफ ने होना है। और अगर उसको चेंज कर दिया गया, एडजॉर्न कर दिया गया उस केस को, तो वह जिस डेट दी जाएगी उस केस डेट पे क्या है, अपेयर होना है दोनों पार्टीज को। रूल 2 कहता है कि जहां संबंधों की तामील खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणाम स्वरूप नहीं हुई है, वह बात का खारिज किया जाना। Dismiss of suit where someone not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost। जहां ऐसे नियत दिन को यह पाया जाए कि प्रतिवादी पर संबंध की तामील इसलिए नहीं हुई क्योंकि न्यायालय फीस और दाग महसूल, यानी कि रजिस्ट्री वगैरह संबंध की करानी है, यदि कोई हो जो उसकी तामील के लिए प्रभावी है, देने में ऑर्डर A7 के रूल 9 द्वारा अपेक्षित बात पत्र की कॉपियां उपस्थित करने में वादी असफल रहा और वहां न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि बात खारिज कर दिया जाए। कि जो वादी है उसने क्या कोर्ट में केस तो दाखिल कर दिया, लेकिन क्या करा, जो डिफेंडेंट पे क्या है संबंध की सर्विस होनी है जिससे कि वह कोर्ट में हाजिर हो उस दिन, उसका खर्चा तो कोर्ट को दिया ही नहीं, तो उस केस में कोर्ट क्या है केस को खारिज कर देगी। परंतु प्रोवाइडेड दैट ऐसे असफलता के होते हुए भी यदि प्रतिवादी उस दिन जो उसके उपसंजात होने उत्तर देने के लिए नियत है स्वयं या अपने प्लीडर के द्वारा, अब एडवोकेट के द्वारा उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात है, अभिकर्ता के द्वारा उपसंजात हो जाता है, तो ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या है, डिफेंडेंट पे संबंध की सर्विस तो नहीं हुई, लेकिन क्या है तो भी डिफेंडेंट को पता चल गया कि मेरे खिलाफ केस है और उस दिन वो क्या है कोर्ट में हाजिर हो जाता है, तो उस केस में जो पहले का जो बताया गया कि केस को खारिज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 3। ऑर्डर 9 का रूल 3 कहता है वेयर नाइदर पार्टी अपेयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड। जहां दोनों के कोई पक्षकार उपसंजात नहीं होता है, कोर्ट में अपेयर ही नहीं होता है केस दाखिल करने के बाद, वहां बात का खारिज किया जाना। जहां बात की सुनवाई के लिए पुकार होने पर दोनों में कोई भी पक्षकार, कोई भी पार्टी कोर्ट में अपेयर नहीं होती है, उपसंजात नहीं होती है, वहां न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि बात खारिज कर दिया जाए, क्योंकि कोर्ट में केस दाखिल कर दिया, उसके बाद दोनों ही पार्टी, ना वादी आया ना प्रतिवादी आया, तो कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट आते हैं रूल 4। रूल 4 कहता है वादी नया वाद ला सकेगा और न्यायालय वाद को फाइल पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा। जहां प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट एंड कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल। जहां वाद नियम 2 या नियम 3 जो मैंने आपको पहले बताया इसके तहत क्या खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी नया वाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए ला सकेगा और वह उस खारिजी को अपास्त कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। या तो वह नया फ्रेश सूट कोर्ट में दाखिल कर देगा
या वह क्या है उसको जो पास किया गया है, खारिज किया गया केस को, उसको द्वारा क्या है कोर्ट को आवेदन करेगा कि केस को द्वारा खोला जाए और अपना रीजन रखेगा और कोर्ट का समाधान हो जाता है तो वह क्या है कोर्ट ऑर्डर करेगा उस जो खारिज किया गया केस को उसे पुनः क्या है उसका ट्रायल चालू करेगा। तो ये बताया गया है रूल 4 में। तो रूल 4 के बाद आता है रूल 5। रूल 5 कहता है कि जहां वादी सम्मन तामील के बिना लौटाने के पश्चात 7 दिन तक नए सम्मन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वह बात का खारिज कर दिया जाना। Dismissal of suit where plaintiff after summon returning unserved fails for 7 days to apply for fresh summon। जहां सम्मन जो है प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों के नाम से निकाले जाने और तामील के लिए सर्विस के लिए लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से 7 दिन की अवधि तक जिसकी न्यायालय को उस अधिकारी से विवरणी दी है, जो तामील करने वाले अधिकारियों द्वारा की जाने वाली विवरणियों को न्यायालय को मामूली तौर पर प्रमाणित करता है, वादी न्यायालय में नए सम्मन निकालने के लिए आवेदन में असफल रहता है, वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि बाद ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध खारिज कर दिया जाए। किंतु यदि वादी ने न्यायालय का समाधान कर दिया कि उक्त अवधि के भीतर यह कर दिया है कि जिस प्रतिवादी में तामील नहीं हुई है उसके निवास स्थान का पता चलाने में वह अपने सर्वोत्तम प्रयास के पश्चात असफल रहा है, कि क्या है कोर्ट में कोई जो केस दाखिल किया गया प्लेंटिफ के द्वारा तो डिफेंडेंट पे सम्मन की सर्विस फर्स्ट टाइम पे नहीं हो पाई, तो द्वारा क्या है 7 डे के अंदर द्वारा प्रोसीडिंग सेम करनी होगी और द्वारा सम्मन की सर्विस के लिए क्या है एप्लीकेशन देनी होगी कि डिफेंडेंट पे द्वारा सम्मन की सर्विस की जाए। और अगर वह ऐसा नहीं करता है 7 डे के अंदर जो प्लेंटिफ है वादी है तो उस केस में कोर्ट क्या है प्रतिवादी के खिलाफ केस को खारिज कर देगा। लेकिन अगर रीजन बताता है प्लेंटिफ की क्यों वह 7 दिन के भीतर द्वारा सम्मन के लिए आवेदन नहीं कर सका तो वह क्या है फर्स्ट क्या रीजन बताता है कि जिस प्रतिवादी पर डिफेंडेंट में तामील की जानी है उसका सही पता क्या है मैं पता करने में असफल रहा, तो इसलिए क्या है मैं सम्मन की सर्विस नहीं करा सका। या ऐसा प्रतिवादी आदेश का कि तामील होने देने से अपने को बचा रहा है, कि डिफेंडेंट जो है अपने को बचा रहा है कि इस पे सम्मन की सर्विस ना हो पाए, या समय को बढ़ाने के लिए कोई अन्य पर्याप्त कारण है, या कोर्ट में आवेदन करता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड बताता है कि हाँ इस समय को बढ़ाया जाए और मैं कोशिश करूँगा कि इससे में द्वारा क्या है सम्मन की सर्विस की जाए। तो ऐसी दशा में वादी परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए न्यायवाद ला सकेगा। तो ऐसी दशा में जो प्लेंटिफ है वो न्यायवाद ला सकता है परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए। नेक्स्ट आता है रूल 6। रूल 6 कहता है प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपियर। जहां केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया क्या होगी, कि जहां बात की सुनवाई के लिए पुकार होने पर केवल वादी जो प्लेंटिफ जिसने केस दाखिल कराया उसमें वही अपियर होता है कोर्ट में, और प्रतिवादी क्या है अपियर होता ही नहीं है कोर्ट में। वहां जब सम्मन की तामील संयोग रूप से की गई है और यह साबित हो जाता है कि सम्मन की तामील संयोग रूप से कर दी गई है, पूर्ण रूप से क्या है सम्मन की सर्विस हो चुकी है और न्यायालय आदेश कर सकेगा कि बात का एक पक्षीय सुनवाई की जाए, कि केस जो किया डिफेंडेंट पे और डिफेंडेंट क्या है कोर्ट में अपेयर नहीं हुआ, और अपेयर ना होने के बाद क्या है सारे सम्मन की सर्विस सारी प्रोसीडिंग अपनाने के बाद कि डिफेंडेंट को पता चल चुका है कि इसके खिलाफ केस चल रहा है, उसके बाद भी कोर्ट में अपेयर नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करेगी एक पक्षीय रूप में क्या है केस को सुनेगी, एक्स पार्टी हियरिंग करेगी, वह एक पक्ष को पूरा सुनने के बाद कोर्ट में जजमेंट कर देगी। जब सम्मन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई है, यदि यह साबित नहीं होता है कि सम्मन की तामील क्या है पूर्ण रूप से नहीं कर दी गई, तो न्यायालय आदेश देगा कि दूसरा सम्मन निकाला जाए, उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए कि सम्मन की सर्विस क्या है फर्स्ट सम्मन की सर्विस नहीं हो पाई है तो दोबारा क्या है सम्मन की सर्विस डिफेंडेंट पे करी जाए, उसको सूचना दी जाए कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल है। नेक्स्ट आते हैं कि जब सम्मन की तामील तो हुई किंतु सम्यक समय पर नहीं हुई, यह साबित हो जाता है कि सम्मन की तामील जो है सर्विस तो है डिफेंडेंट पे हो गई
लेकिन वह सही समय पर नहीं हुई, कि जो तारीख दी हुई थी उससे 1-2 दिन पहले हुई, जिससे कि वह अपना डिफेंस रखने में जो डिफेंडेंट है वह असफल रहा। तो उस केस में वह क्या है, किंतु ऐसे समय में नहीं हुई कि संबंध में नियत दिन को उपसंजात होने उत्तर देने के लिए, उसे समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, कि डिफेंडेंट को समय ही नहीं मिल पाया अपना डिफेंस रखने के लिए। ऐसे यानी कि केस जितना है 1 दिन पहले से पता चला कि मेरे खिलाफ केस है, तो वह अपना ना वकील कर सका, ना अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर सकता। तो इस तरीके से क्या है, कोर्ट कर सकती है। तो न्यायालय बात की सुनवाई को न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए मुलतवी कर देगा और निर्देश देगा कि ऐसे दिन की सूचना प्रतिवादी को दी जाए। तो कोर्ट क्या है, नेक्स्ट डेट दे देगी और क्या है, इसकी सूचना डिफेंडेंट को करेगी। जहाँ समय की संबंध की सम्यक रूप से तामील और पर्याप्त समय के भीतर तामील वादी के व्यतिक्रम के कारण नहीं हुई है, वह न्यायालय वादी का आदेश करेगा कि मुलतवी होने के कारण होने वाले खर्चों को वह दे। कि क्या है, जो संबंध की तामील है वो प्रॉपर समय पर नहीं हो पाई, उसका कारण क्या था, वादी का व्यतिक्रम, डिले। तो उस केस में जो खर्चे हुए हैं कोर्ट के, वो है ऑर्डर कर सकता है कि वह खर्चे वादी दे कोर्ट को। ये बताया क्या है रूल 6 में, रूल 6 ऑर्डर 9 का। रूल 7 के कहता है, रूल 7 कहता है कि जहां प्रतिवादी स्थगित जो है सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व अनुसंजाति के लिए अच्छा हेतु दिखाता है, वहां क्या प्रक्रिया होगी। प्रोसीजर वेयर defendant appears on date of adjourned hearing and assign good cause for previous non-appearance। जहाँ प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन कोर्ट में अपेयर होता है और पूर्व संजाति के अच्छा हेतु दिखाता है, वहाँ प्रक्रिया होगी कि जहाँ न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से वादी की सुनवाई स्थगित कर दी है और प्रतिवादी ऐसे दिन उपसमझात होता है और अपने पूर्व अनुसमझाती के लिए क्या है, अच्छा हेतु दिखाता है कि आप एक पक्षीय जो केस डिसाइड हो गया है और कोर्ट ने उसकी सुनवाई चालू कर दी है, प्रोसीडिंग चालू गई है कि एक ही पक्ष को सुन के निर्णय देगा, लेकिन डिफेंडेंट जो है अब कोर्ट में अपियर हो जाता है और बताता है कि मैं किस कारण से कोर्ट में अपियर नहीं हो पाया और कोर्ट को यह लगता है कि इसका जो कॉज है वो ठीक है, कारण ठीक है, तो वह क्या है, खर्चों को निर्दिष्ट करेगा और उसको सुनेगा और जो है उसके उपसंजाति के लिए अलग सा दिन क्या है, नेक्स्ट डेट दे देगा। तो ये बताया गया रूल 7 में। रूल 8 कहता है जहाँ केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहाँ क्या प्रोसीजर होगा, वेयर डिफेंडेंट ओनली अपियर, वहाँ क्या प्रोसीजर होगा। तो वहाँ जो प्रोसीजर होगा कि जहाँ बात की सुनवाई के लिए पुकार होने पर डिफेंडेंट अपियर होता है या और वादी अपियर नहीं होता है कोर्ट में, वहाँ न्यायालय यह आदेश करेगा कि बात को खारिज किया जाए, किंतु यदि प्रतिवादी दावे या उसके किसी भाग को स्वीकार लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित करेगा और जहां दावे का केवल भाग ही स्वीकार लिया गया है वहां वह बात को वहां तक खारिज करेगा जहां तक उसका संबंध अशिष्ट दावे से है। यानी कि कोर्ट में डिफेंडेंट अपेयर हो गया लेकिन प्लेंटिफ नहीं हुआ, लेकिन क्या करा, डिफेंडेंट ने कुछ पार्ट को, जो प्लेंट का कुछ पार्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कोर्ट उस जो एक्सेप्ट किया हुआ पार्ट है उस पे क्या है जजमेंट दे देगी और अदर पे क्या है, अदर को खारिज कर देगी। ये बताया गया है रूल 8। नेक्स्ट आते हैं रूल 9। रूल 9 कहता है कि व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नई बात का वर्जन करती है। डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट, जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः वाक्ता खारिज कर दिया जाता है और वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद लाने से प्रभावित हो जाएगा कि कोर्ट क्या है, जो प्लेंटिफ है वो नया वाद नहीं ला सकता, रोक देगा, किंतु यह खारिज को अपास करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब बात की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी उस समय उसकी अनुसमझाती का पर्याप्त हेतुकता कारण था, तो न्यायालय खर्चे और अन्य बातों के ऐसे शर्तों के साथ यह ठीक समझे खारिजी को अपास कर देगा और बाद में आगे कार्रवाई के लिए दिन नियत करेगा। यानी कि क्या है, कोर्ट जो है बात को खारिज कर देती है क्योंकि जो वादी है अपेयर नहीं हुआ, तो उस केस में
कोई नया जो वादी है प्लेंटिफ है नहीं ला सकता, लेकिन अगर वह आवेदन कर सकता है कि जो बात उसका खारिज किया गया उसे दोबारा उसका अच्छा हेतुक समझाएगा कि इस कारण से मैं नहीं आ पाया, तो कोर्ट को लगता है सेटिस्फाइड होता है, तो वो खर्चे और जो शर्तें हैं उनके साथ कोर्ट को दोबारा क्या है उसका विचारणा करेगी और नेक्स्ट डेट देगी। इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर ना कर दी जाए, तो तब तक क्या है ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 10। रूल 10 कहता है कई वादियों में से एक या अधिक की गैर हाजिरी की दिशा में प्रक्रिया। जहाँ एक से अधिक वादी हैं उनमें से एक या अधिक उपसंजात हैं और अन्य उपसंजात नहीं है, कोर्ट में अपेयर है लेकिन कुछ अपेयर नहीं है, वह न्यायालय जो अपेयर होने वाले वादी और वादियों की प्रेरणा पर बात को आगे चलने देगा। मानो ये सभी वादी उपसंजात हुए हैं, कोर्ट में अपेयर हुए हैं और ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। ये बताया है रूल 10 में ऑर्डर 9 के। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 11। रूल 11 कहता है कई प्रतिवादियों में से एक या अधिक की गैर हाजिरी की दशा में प्रक्रिया। जहाँ प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन एंड मोर ऑब्जर्वेबल डिफेंडेंट, जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी है उनमें से एक या अधिक उपसंजात कोर्ट में अपेयर होते हैं और अन्य अपेयर नहीं होते हैं, वहां बात आगे चलेगा और न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के समय उन प्रतिवादियों के संबंध में जो अपेयर हुए हैं आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। नेक्स्ट आते हैं रूल 12। रूल 12 कहता है स्वयं उपसंजात होने के लिए अशिष्ट पक्षकारों के पर्याप्त हेतु दर्शन किए बिना गैर हाजिर रहने का परिणाम। जहाँ कोई वादी या प्रतिवादी जिसे स्वयं कोर्ट में अपेयर होने के लिए ऑर्डर किया गया है स्वयं अपेयर नहीं होता है और ऐसे अपेयर न होने का जो क्या है उचित कारण कोर्ट को नहीं बताता है, वह पूर्वगामी नियमों के उन उपबंधों के अधीन होगा जो ऐसे वादी और प्रतिवादियों के जो कोर्ट में अपेयर नहीं होते हैं जो लागू होगा प्रोविजन वह अप्लाई होगा। नेक्स्ट आते हैं एक पक्षीय डिक्री को अपास करना। रूल 13 कहता है ऑर्डर 9 का जो कि बहुत यूज होता है, प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री का पास करना है। किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय पारित की गई है, वहाँ प्रतिवादी से पास कराने के लिए आवेदन क्या है कर सकता है कोर्ट में, और जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी या यदि वह न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि संबंध की जो सर्विस है सम्यक रूप से नहीं की गई थी और वह बात की सुनवाई के पुकार होने पर उपसंजात कोर्ट में अपेयर होने किसी पर्याप्त बात हेतु से निवारित रहा था, तो खर्चों के साथ और न्यायालय ऐसी शर्तों के साथ जो उसे जमा करने और ऐसे शर्तों के साथ कि न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहां तक वह पास कर दी जाए और बाद में आगे की कार्रवाई के लिए कोई दिन है जो वह दिया जाए, कोई डेट दी जाए। परंतु जहां डिक्री ऐसी है जो केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध पास की जा सकती है, वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या किसी अन्य प्रतिवादी के विरुद्ध पास की जा सकेगी। परंतु प्रोवाइडेड दैट यह है कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी, यानी कि जो है डिफेंडेंट है वो झूठ बोल रहा है, उसे सूचना थी और वह उत्तर देने में पर्याप्त समय मिला था, वह एक पक्षीय डिक्री को केवल इस आधार पर पास नहीं करेगा कि संबंध की तामील में क्या है अनियमितता हुई थी, कि संबंध की समझ अच्छी तरह से नहीं हुई थी, इस रीजन से क्या है वह एक पक्षीय आदेश को रद्द नहीं करेगा। तो ये बताया गया है रूल 13 में। रूल 14 कहता है, वैसे रूल 13 काफी यूज होता है, रूल 14 कहता है कि कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार को सूचना के बिना पास नहीं की जाएगी। कोई भी जो डिक्री है वह ऐसे ही नहीं खारिज कर दी जाएगी, पहले दोनों को सूचना देनी होगी, उसके बाद ही कोई डिक्री अब पास की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बताया गया है ऑर्डर 9। तो 1 वीडियो में मैंने ऑर्डर 9 कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऑर्डर 10। If you like my video, please subscribe my channel. Thank you for watching this video.